क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये स्टार्ट है क्या? स्टार्ट है। पॉज करते हो उसको तो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, पढ़ रखा है ना फिजिक्स में। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है ये? मतलब अगर डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो क्या होता है? वाओ, उल्टा बोल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास में किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन है, तो अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो उसकी एक जो भी यूनिटी थी उस पूरे की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में। जैसे कि मैं इस ब्लॉक की बात करूँ तो मान लो कि छोटे छोटे पीसेस से मिलकर के बना है, तो अगर मैं एक पीस का डिफरेंशियल मुझे दे रखा है, तो अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो इस कंप्लीट का मेरे पास में एक वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही कुछ तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते आए आई थिंक, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम किसी भी रिएक्शन की रेट निकाल रहे होते हैं, उसकी स्पीड निकाल रहे होते हैं ना, तो हमारे पास में एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ। तो हम यहाँ पर कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने ले रखी है। हाइपोथेटिकल रिएक्शन कौन सी है हमारे पास में बच्चों? कि ए के ए मोल कंबाइन हो रहे हैं बी के बी मोल से और बना रहे हैं कैपिटल सी के सी मोल और कैपिटल डी के डी मोल। अब इसके लिए अगर मैं रेट लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? मेरे पास में रेट लिखने के दो तरीके अभी तक मैंने सीखे हैं। एक तो क्या, हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो वही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। या फिर अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म में बोलूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? मान लो मैंने ये एक पकड़ लिया, ये ए पकड़ लिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? सबसे पहले तो ये रिएक्टेंट है तो माइनस ए की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जो भी हमने ले रखा है, और इसके कितने मोल ले रखे हैं हमने? स्मॉल ए मोल, तो उसको डिवाइड कर दो उतने मोल से, क्योंकि हमें हर वैल्यू एक मोल पे निकालनी होती है ताकि ओवरऑल रिएक्शन, हमारी ओवरऑल रिएक्शन की जो रेट है वो हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के लिए सेम आए। उसके लिए हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को उससे डिवाइड कर देते हैं ताकि वैल्यू हमारे पास एक मोल के लिए आए। ये तो करते हैं यहाँ पर। तो एक तो मैं रेट इस तरीके से लिख सकती हूँ इस रिएक्शन के लिए। एक रेट मैं कैसे लिख सकती हूँ? हमें पता है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लिख सकते हैं ना। इसकी पावर को अल्फा लिख रखा है, इसकी पावर को बीटा लिख रखा है, तो बस इन दोनों को कंबाइन किया है यहाँ पर, इक्वल टू आ जाएगा के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा। ये भी रेट है, ये भी रेट है और ये भी रेट है, तो इन दोनों को इक्वल में रख दिया बस। रेट इज इक्वल टू माइनस 1/ए डी, ए की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू के, हमारा कांस्टेंट आ गया, ए की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा और बीटा। ये हमारी इक्वेशन है किसकी? डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं इसको। रेट लॉ हमने पढ़ा है, ये रेट लॉ है हमारा, ये रेट लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। अब इस रेट लॉ से हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन तो आ सकती है, पर हमें एक टाइम जीरो से लेकर के टाइम t तक अगर निकालना है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है बच्चों। मैंने क्या कहा था? dt का मतलब बहुत छोटा सा पार्ट मैंने ले रखा है कि भाई यहाँ से टाइम लेकर के इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक के बीच की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इससे। तो पर अगर हमें इनिशियल टू फाइनल रेट निकालनी है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो इनिशियल पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या थी और फाइनल पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या थी, अगर हमें ओवरऑल रेट निकालनी है तो हम डिफरेंशियल रेट लॉ से उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए हम डिफरेंशियल रेट लॉ का क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं ताकि हमारे पास में ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए। अब देखो, इसने ये बोला है कि डिफरेंशियल रेट लॉ, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो क्यों कन्वीनियंट नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज नॉट कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ना हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते, ना हम इससे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते डिफरेंशियल रेट लॉ से। रीजन उसकी क्या कारण है? द इंस्टेनियस रेट हैज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम t बाय द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये क्या बोल रहा है? अगर हमें
डिफरेंशियल रेट लॉ का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें इनिशियल मतलब इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम? स्लोप बना रहे थे, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा था वो उसको और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और टाइम को लेकर के हम इंस्टेंटेनियस रेट बता रहे थे। याद है क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या किया था? क्या अपन ने कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ देखा था अपन ने इस तरीके से, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। जब रिएक्टेंट के लिए देखा था तो मैंने ये कहा था कि जो स्लोप है हमको इस तरीके से मिलता है। अगर मुझे पर्टिकुलर एक टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो मैं उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। इस टेंजेंट का जो ये पॉइंट होगा, ये टाइम और ये वाली कंसंट्रेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो जो रेट आएगी मेरे पास में वो कैसी आएगी? इंस्टेंटेनियस रेट आएगी। यही देखा था अपन ने। तो डिफरेंशियल रेट लॉ में हमें इस तरीके से कर्व ड्रॉ करके एक टेंजेंट बनानी पड़ती है और एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ती है, जो कि कन्वीनियंट नहीं होती है। हम कितनी बार रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए ऐसे कर्व बनाएंगे, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके पॉइंट्स निकालेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे? ये तो बहुत ओवर हो जाएगा ना। ऐसा तो भाई हम कितनी बार कर सकते हैं। तो इसलिए द इंस्टेंटेनियस रेट, इसलिए जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो कन्वीनियंट नहीं है। दूसरा, इट डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट, और इससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? डिफरेंशियल रेट लॉ से हमें एक्यूरेट रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? रिएक्टेंट यहां से यहां तक जा रहा है हमारा, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, इस पॉइंट पर आते आते प्रोडक्ट बन गया मान लो। तो जब वो यहां से यहां तक आया तो उसको कुछ टाइम लगा, पर क्या उसको जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा होगा क्या? वही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा होगा और वही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा होगा क्या? मतलब ये जो टाइम पीरियड है, क्या टाइम पीरियड सेम रहा होगा क्या? नहीं ना। हमने पढ़ा है जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे स्पीड बढ़ नहीं जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, रेट डिक्रीज हो जाती है। स्पीड कहाँ से बोलती है इसमें? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पढ़ा था क्या? जानवी को एक एग्जांपल दिया था कि जानवी के सामने बहुत सारे रसगुल्ले रखे हैं और जानवी को बहुत तेज भूख लगी है। स्टार्टिंग में जानवी की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, जैसे जैसे रसगुल्ले कम होते जाएंगे उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। तो ये क्या बता रहा था ये एग्जाम्पल? कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा टाइम भी उतना ज्यादा, स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो बहुत तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। यहाँ पर आते 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 इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पर आते आते इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम डिफरेंशियल रेट लॉ का यूज करते हैं तो हमारे पास में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर उसकी रेट हमें अलग अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि टाइम वेरी कर रहा है, और स्पीड वेरी कर रही है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। टू ओवरकम द डिफिकल्टी फेस बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वी इंटीग्रेटेड द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास में उसका हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। Thus we get an equation relating to experimental data। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आती है जो कि रिलेट करती है हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा से। Such type of equation is known as integrated rate equation। इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? समीकीकृत दर समीकरण कहा जाता है। कोई रिएक्शन ले रखी है इसने हाइपोथेटिकल। देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फॉर अ जनरल रिएक्शन, कि किसी जनरल रिएक्शन के लिए हम रेट को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखो इसने इस तरीके से रेट को लिखा है। जनरल रिएक्शन ले रखी है इसने यहाँ पे सर, उसने सीधा सीधा ऐसे लिखा है बस। जनरल रिएक्शन के लिए हमने इस तरीके से रेट लिख दी दोनों को कंबाइन करके।
दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. दिस फॉर्म रिलेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम और इंस्टेनियस रेट. ये जो रेट लॉ है या फिर ये जो रेट इक्वेशन है, या तो ये हमें मतलब ये रिलेट कर रही है चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम और इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पर हमें रेट निकाल करके देगी. पर अगर हमें 0 से t तक जाना है, मतलब जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी और जब हमारी रिएक्शन खत्म होने वाली है, उस पॉइंट पर अगर हमें जाना है तो ये इक्वेशन हमारी मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक बहुत छोटे से टाइम के लिए है, हमें पूरे टाइम के लिए निकालना है. तो पूरे टाइम के लिए निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे. देखो, it is not always convenient to determine the instantaneous rate as it is measured by the determination of slope of the tangent at a point in the concentration versus time graph. ये क्या बोलना चाह रहा है कि हर बार इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना कन्वीनियंट नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हमें बार बार क्या ड्रॉ करना पड़ता है? टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, एक स्लोप बनाना पड़ता है. This make it difficult to determine the rate law and hence the determination of the order of the reaction. In order to avoid this difficulty, we can integrate the rate equation and obtain integrated rate equation that gives a relation between directly measured experimental quantities, concentration at different times. This is nothing but just ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही समाधान है कि वो जो छोटे से पार्ट के लिए हमें रेट दी गई है उसका हम इंटीग्रेशन कर ले चुपचाप, तो हम फायदे में रहेंगे. ठीक है. द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग अलग आएगी. 0 ऑर्डर के लिए हम अलग कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे. इनके हाफ लाइफ की वैल्यूज भी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. हाफ लाइफ एक अलग टॉपिक आएगा. चलो अब देखो, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्या? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन याद है जो अभी लिखी थी जस्ट पहले, वो याद है? उसका इंटीग्रेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे बस हम. ठीक है. 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? क्या होती है बच्चों 0 ऑर्डर रिएक्शन? जिनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम 0 होता है वो रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है. और इसमें क्या हमारी जो रेट है, जो स्पीड है, क्या वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है? नहीं करती. क्या 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है क्या? यस गौरव, नहीं करती. क्यों? क्या? पता नहीं क्या बोल रहा है. हाँ, प्रोपोर्शनल होती है तो फिर किस पे डिपेंड करेगी? किस पे करेगी? किस पे? टाइम पे कैसे करेगी? मैं ये बोल रही हूँ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे कम होता जाता है ना, वैसे वैसे हमारे रिएक्शन की स्पीड कम होती जाती है. पर 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यही होता है क्या कि जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी? नहीं होगा ऐसा. होगा? क्यों होगा? यही पूछना चाह रही हूँ मैं, क्यों होगा? अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना आता है ना? 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे? अब कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो A to B, ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं रेट ऐसे लिखूंगी कि रेट इज इक्वल टू K A to the power 0. यही होगा. अगर A to the power 0 है तो ये 1 हो जाएगा. तो यही तो है हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. तो इसके ऊपर तो हमारा रेट डिपेंड कर ही नहीं रहा. 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही तो हमारे K की वैल्यू रेट के इक्वल हो जाती है, यानी कि जो रेट है वो K पे डिपेंड करता है. हमारे रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है हमारी रेट. 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही लिखवाया था ना मैंने.
तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द ओनली रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है? शून्य कोटि की अभिक्रिया एकमात्र ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगर यहाँ पर हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाए या फिर हम कंसंट्रेशन ऑफ रेट ग्राफ बनाए कि रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से जा रही है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है और ये कंसंट्रेशन है, सॉरी कंसंट्रेशन ऊपर आएगा बिकॉज कंसंट्रेशन इज डिपेंडेबल। एक सेकेंड, रेट कंसंट्रेशन रेट एंड कंसंट्रेशन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं ग्राफ लिखना चाहूँ कि कंसंट्रेशन और रेट के बीच का ग्राफ, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, रेट बढ़ती घटती रहती है। तो यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिलेगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलेगी कि जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, उसके ऊपर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती जा रही है, बट वो डिपेंड कर रही है के की वैल्यू पे। और के की वैल्यू यानी कि हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? टाइम के साथ चेंज होती रहती है ना, होती है क्या टाइम के साथ चेंज? नहीं होती। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? अरे के की वैल्यू रेट कांस्टेंट पढ़ा था, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्या? अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी, पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? पढ़ते लिखते तो हो नहीं। चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने देख ली। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। For zero order reaction, rate is equal to k a to the power 0, and we can say that rate is equal to minus d a by dt. So rate और rate same है, so we can write this could be 1. So k is equal to minus d a by dt. We can write minus dA is equal to k dt. dA is equal to minus k dt. इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये लिमिट हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लिमिट इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कौन से वाले दो टाइम के बीच में ले रहे हैं। हम लिखना तो हम 0 to t तक लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको मैं से बोल रही हूँ कि मैं एक इनफाइनाइट वैल्यू के लिए ले रही हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि रिएक्शन कब स्टार्ट हुई थी और रिएक्शन कब एंड हो रही है। मैं ये ले रही हूँ कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस टाइम से लेकर के एंड तक मुझे ओवरऑल निकालनी है। तो मैंने अनडिफाइंड एक यूनिट ले ली यहाँ पर, मतलब मैं डिफाइन नहीं कर रही एक। अगर मैं डिफाइन नहीं करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे आगे जाकर के एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट नहीं किए। लेना चाहे तो हम 0 to t तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं इसको अनडिफाइन करके ले रही हूँ, ठीक है।
इधर देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, जीरो होगी। तो मैंने रैंडम कोई भी एक रिएक्शन ले ली, मान लो मैंने ये रिएक्शन ले ली A2B और ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए मैंने रेट कुछ इस तरीके से लिख दिया कि रेट इज इक्वल्स टू K A⁴। अब ये जो कंप्लीट है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, K पे। तो ये एक रेट का हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रेट का, कि रेट इज इक्वल टू -d A डिवाइडेड बाय dt। कहाँ पे, हाँ तो इसमें K ही आएगा, रेट इज इक्वल टू K ही आएगा। ये 1 हो गया, इसको मैंने 1 लिखा है, रेट इज इक्वल टू K आ गया यहाँ पे हमारे पास। दूसरा हमारे पास में रेट लॉ क्या कहता है हमें, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम करके हमने एक फॉर्मूला लिख दिया। तो ये भी रेट है हमारे पास में और ये भी रेट है, इन दोनों को मैंने आमने सामने लिख दिया। तो मैंने लिख दिया K इज इक्वल टू -d A/dt। क्लियर है। अब ये हमारे पास में जो लॉ है ये डिफरेंशियल रेट लॉ है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। सबसे पहले मैं dt को इधर ले गई, तो ये हो गया K dt, ये हो गया K dt और इधर रह गया मेरा -d और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये dA इज इक्वल टू -K dt हो गया। फिर मैंने ये हाँ उस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए ये दोनों वैल्यूज लिखी है मैंने। क्या सेम? हाँ ऑब्वियसली सेम ही होगी। रेट को मेजर करने के हमने 2 फॉर्मूले देखे थे ना, चाहे तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम निकाल लो, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता है तो उस रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो भी रेट आ जाएंगे आपके पास में। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं अभी तक, तो इसलिए हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिया। अभी हमें पता है कि दोनों से रेट की वैल्यू सेम आएगी, तो दोनों फॉर्मूले को मैंने आमने सामने लिख दिया। यही हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ है। dt को मैं इधर ले आई, उसके बाद मैंने इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो a बाहर आ गया, d हट गया, यहाँ से हमारा dt का t हो गया। और मैंने यहाँ पर लिमिट सेट नहीं की थी, तो एक कांस्टेंट मुझे रखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट मैंने रख दिया क्या, c। ठीक है, अब मैंने ये कहा, यहाँ तक समझ आया नहीं आया? इंटीग्रेशन समझ आया, da को a लिख दिया, ये समझ आया। इंटीग्रेशन ऑफ k dt को मैंने -kt लिख दिया, ये समझ आया। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया मैंने अभी बोला, मैंने यहाँ पर कोई यूनिट सेट नहीं की, लिमिट सेट नहीं की मैंने 0 से t तक। कांस्टेंट आएगा एक वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। हमें ये नहीं पता है कि रिएक्शन कौन से टाइम पे स्टार्ट हो रही है, कौन से टाइम पे खत्म हो रही है। हम कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं ले रहे हैं, हमें नहीं पता रेट ऑफ, हमें नहीं पता कि जो रिएक्शन है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। इसलिए हम इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के लिए निकाल रहे हैं, तो हम कोई 0 से t टाइम हम फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए वैसे कर सकते हैं, करेंगे तो भी हमारे पास में एट दी एंड फॉर्मूला यही निकल करके आएगा
अगर मैं यहाँ पे 0 से t का टाइम पुट कर दूंगी ना तो फॉर्मूला एंड में यही बनेगा, पर मैं एक कांस्टेंट यूज ले रही हूँ यहाँ पर ताकि तुम्हारे लिए रेट निकालना इजी हो जाए। मैंने यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं की है, मैंने इसको अनडिफाइंड कर दिया, और अनडिफाइंड मुझे पता है मैं करूंगी तो एट दी एंड मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, तो मैंने उस कांस्टेंट को यहाँ पे क्या लिख दिया, c लिख दिया केवल। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ये जो c की वैल्यू है ये कैसे आएगी मेरे पास में, तो c की वैल्यू इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। कब? जब मैं टाइम को 0 कर दूं तो। अगर मैं टाइम को 0 कर दूंगी, अगर मैंने t इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस सिचुएशन में जो c है मेरा वो a के इक्वल आ जाएगा। अब जब मैंने टाइम 0 लिया है तो इसका मतलब रिएक्शन अभी जो स्टार्ट हुई है, और रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो अपने मैक्सिमम पर है। तो उस दौरान मैंने a की कंसंट्रेशन को a ना बोल करके क्या बोल दिया, a नॉट बोल दिया। समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यहाँ पर मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए मैंने टाइम को 0 कर दिया, टाइम को 0 किया तो ये पूरी एंटिटी 0 हो गई, और जो मेरा c था यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू थी ये इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करने लगी, यानी कि जो ये होगा वही होगा, यानी कि c इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ a। ठीक है, ये नॉट माइनस, ठीक है, तो ये जो c है वो इस a के इक्वल हो जाएगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब टाइम 0 लिया है मैंने, टाइम 0 का मतलब क्या हुआ है, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है, तो उस दौरान जो रिएक्टेंट है मेरा उसकी कंसंट्रेशन को मैं a कंसंट्रेशन ना मान करके a नॉट कंसंट्रेशन मान लेती हूँ। a नॉट मान लिया मैंने, तो मतलब c इज इक्वल टू a नॉट, c इज इक्वल टू a नॉट। तो भाई यही मैंने ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसकी वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। c की जगह मैंने क्या लिख दिया, a नॉट लिख दिया, c की जगह मैंने क्या लिख दिया, a नॉट। क्लियर है, a नॉट लिख दिया, a नॉट को हम इधर लेकर के आएंगे तो a माइनस a नॉट हो जाएगा। ए नॉट को हम इधर लेकर के आएंगे तो a माइनस a नॉट हो जाएगा, इधर माइनस के टी बचा है मेरा। अगर a नॉट को आगे ले आऊं और a को पीछे ले जाऊं तो ये माइनस के एंटिटी वो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो a नॉट माइनस a इज इक्वल टू के टी। टी को मैं नीचे ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास में रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में से माइनस कर देंगे कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी हमें गिवन है, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से, तो हमारे पास में रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई है उसको उठा करके आप हमारे किसी भी फॉर्मूले में पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करो तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। क्या अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला तो यही है, यहाँ पर मैं अल्फा लिख सकती हूँ, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी 0 है। ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने निकाली है ना, इसलिए जो के कांस्टेंट की वैल्यू आई है किसके लिए आई है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आई है। इसी तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे, इसी तरीके से हम सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, और इसी तरीके से हम इसकी हाफ लाइफ मेजर करेंगे। समझ में आया? तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो, अभी फिर तुम बोलोगे ये गायब हो जाएगी। लिखो इसको फटाफट।